न्यूक्लियर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में पिछले वीडियोज में मैं बात कर चुका हूँ लिक्विड ड्रॉप मॉडल यानी कि द्रव बूंद मॉडल के बारे में और फर्मी गैस मॉडल के बारे में, और जिसकी फर्मी गैस मॉडल के अंतर्गत हमने फर्मी ऊर्जा स्तर यानी कि फर्मी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के बारे में हम डेरिवेशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं वापस आपसे बात करना चाहूँगा फर्मी गैस मॉडल के बारे में। दोबारा से मैं लगभग उन्हीं चीज़ों को इसमें रिपीट करना चाहूँगा और कुछ चीज़ें रह गई थी उनके बारे में विस्तार से मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो पहली बात तो क्या है कि फर्मी गैस मॉडल एक सांख्यिकीय मॉडल है। कैसा मॉडल है? सांख्यिकीय मॉडल है। सांख्यिकीय मॉडल है। सांख्यिकीय मॉडल यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो नाभिक के अंदर हैं वो किस प्रकार से अरेंजमेंट है उनका और किस प्रकार से उनकी संख्या का यानी कि उनका वितरण किस प्रकार से है नाभिक के अंदर, इसके बारे में सांख्यिकीय मॉडल है। दूसरी बात, ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गैस यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हम पढ़ते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर हम वही चीज़ लागू करते हैं कि फर्मी गैस यानी कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वह नाभिक में मुक्त कणों के समान व्यवहार करते हैं। अर्थात यह जो मॉडल है फर्मी गैस मॉडल, यह न्यूक्लियनों के फ्री यानी कि न्यूक्लियन यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है उनके मुक्त कण के रूप में व्यवहार पर बल देता है। यानी कि न्यूक्लियनों लिख सकता हूं मैं, न्यूक्लियनों अर्थात न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के मुक्त कण के रूप में व्यवहार पर बल देता है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि फर्मी गैस मॉडल जिस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में इलेक्ट्रॉनों को फ्री मानते हुए चर्चा करते हैं, वैसे ही नाभिक के फर्मी गैस मॉडल में न्यूक्लियन यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कण हैं उनको फ्री मानते हुए, फ्री मीन्स मुक्त मानते हुए समान व्यवहार, यानी कि अगर हम ये कह दें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही फ्री कण हैं तो दोनों ही समान प्रकार से मुक्त रूप के कण के भांति व्यवहार करते हैं। इसलिए यह जो मॉडल है यह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मुक्त कण के रूप में मानते हुए इस मुक्त कण के रूप में व्यवहार पर बल देता है। तीसरी बात यह है कि नाभिक जो है अपभ्रष्ट गैस, नाभिक को अपभ्रष्ट गैस यानी कि नाभिक जो है वो न्यूट्रॉन व प्रोटॉन से निर्मित अपभ्रष्ट गैस की भांति माना जाता है। अपभ्रष्ट गैस माना जाता है। अर्थात इस मॉडल में हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो नाभिक में है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन से निर्मित एक अपभ्रष्ट गैस की भांति माना जाता है। यानी कि नाभिक को, और अपभ्रष्ट क्या होता है? अपभ्रष्ट यानी कि अपभ्रष्ट के लिए हम कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है उतने ही ऊर्जा स्तर यदि हैं, यानी कि ऊर्जा स्तरों की संख्या के बराबर न्यूक्लियॉन है तो हम क्या कहते हैं? अपभ्रष्ट कहते हैं। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि नाभिक को न्यूट्रॉन व प्रोटॉन से निर्मित एक अपभ्रष्ट गैस की भांति माना जाता है। अब देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से निर्मित अपभ्रष्ट गैस मानने के पश्चात यहाँ पर बात आती है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही स्पिन हाफ पार्टिकल हैं। यहाँ तक होने के बाद में हम बात करते हैं
कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं दोनों ही, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या है, स्पिन हाफ, यानी कि इनकी स्पिन क्या होती है, हाफ होती है। स्पिन हाफ कण है, तो स्पिन हाफ कण होने के कारण से इनको क्या नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है, फर्मियोन कहा जाता है। और फर्मियोन कण कहा जाता है, तथा साथ ही मैं ये भी बता दूं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्पिन हाफ कण है, फर्मियोन कहा जाता है इनको, इसलिए ये फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो दोनों कण हैं वो स्पिन हाफ कण हैं, इसलिए इनको फर्मियोन कहा जाता है, और फर्मियोन कण है इसलिए ये फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। अब फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं और हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऊर्जा स्तरों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियॉन को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना है। तो यहाँ पर फर्मियोन जो है इसके लिए हम ये कहते हैं कि पाउली का अपवर्जन नियम लागू होता है। तो पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है, देखिए पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी भी एक ऊर्जा स्तर में समान क्वांटम अवस्था वाले दो कण नहीं हो सकते हैं। अर्थात पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी एक ऊर्जा स्तर में यदि दो कण हैं तो उनकी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि पाउली के नियमानुसार जो न्यूक्लियॉन है न्यूक्लियॉन मीन्स न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो ऊर्जा स्तरों में अरेंज रहते हैं, और सबसे पहले जो निम्न ऊर्जा के स्तर होते हैं वो पहले भरे जाते हैं और उच्च ऊर्जा के स्तर बाद में भरे जाते हैं, और सबसे जो उच्च ऊर्जा का स्तर जो भरा रहता है उसको हम फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि फर्मी ऊर्जा स्तर की परिभाषा क्या निकल के आती है कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल कहते हैं। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल मतलब कि फर्मी ऊर्जा स्तर के तक के, यानी कि निम्नतम ऊर्जा स्तर है वहां से लेकर फर्मी ऊर्जा स्तर जो है वहां तक के सारे ऊर्जा स्तर न्यूक्लियनों के द्वारा भरे जाते हैं। तो यह जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल हो गया, यानी कि इससे नीचे वाले सब भरे रहेंगे, इससे ऊपर वाले ऊर्जा स्तर खाली रहते हैं। तो फर्मी ऊर्जा स्तर जो है यह ऑक्यूपाइड हाईएस्ट लेवल हो गया जहां तक कि न्यूक्लियन भरे रहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोई भी जो न्यूक्लियन है जो स्वतंत्र रूप से, हमने कहा कि फर्मी गैस मॉडल में न्यूक्लियन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वह मुक्त कण की भांति व्यवहार करता है। तो कोई भी न्यूक्लियन है यानी कि न्यूट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वह कौन से पोटेंशियल के अंतर्गत घूमेगा, यानी कि उसकी जो गति होगी उसके लिए किस प्रकार के पोटेंशियल होगा, यानी कि किस प्रकार के विभव में वो गति करेगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उच्चतम ऊर्जा स्तर कौन सा हुआ, फर्मी ऊर्जा स्तर हुआ। तो फर्मी ऊर्जा स्तर के बराबर ऊर्जा जो होगी उसके तक के स्फेरिकल पोटेंशियल वेल में वह कोई भी न्यूक्लियन है वो घूमता रहेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो हम वहाँ श्रोडिंगर इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो हमारे को पोटेंशियल वेल की आवश्यकता पड़ती है, पोटेंशियल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो पोटेंशियल वेल की जो एनर्जी होगी यहाँ पर वह कौन सी होगी, हाईएस्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी हुई, और वह ऊर्जा स्तर कौन सा है, फर्मी ऊर्जा स्तर है। तो फर्मी ऊर्जा स्तर जो है इसकी ऊर्जा मैंने पिछले वीडियो में निकाली थी आपके सामने। तो पिछले ऊर्जा स्तर में इसकी एनर्जी थी EF इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 3m 2m 3 पाई स्क्वायर n अपॉन v। यह पिछले वीडियो में हम ऊर्जा के बारे में बात कर चुके थे की पावर 2/3 और आता था h स्क्वायर अपॉन 2m 3 पाई स्क्वायर n अपॉन v, जहां पर m क्या है, न्यूक्लियन का द्रव्यमान है। m क्या है,
मास ऑफ न्यूक्लियन, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और V इक्वल टू कितना होता है 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए। यहाँ पर R इक्वल टू r0 a की पावर 1/3 फॉर्मूला यूज किया गया है, और ये यूज करने के बाद में r0 क्यूब इंटू ए हो जाता है। यानी कि हमारे पास जो हम पिछले 2-3 वीडियो में बात कर चुके थे कि वॉल्यूम जो है वह ए के समानुपाती यानी कि एटॉमिक मास के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू ए आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मास ऑफ द न्यूक्लियन क्या है, m है इस फॉर्मूले में, और V क्या है, आयतन हो गया। N अपॉन V क्या हो गया, एक्चुअली में डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियन हो गया। N अपॉन V क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियन, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का घनत्व। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का घनत्व पाउली के अपवर्जन नियमानुसार हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में पुनः एक बार फिर से मैं चर्चा करूंगा। जब किसी भी एनर्जी लेवल में हम न्यूक्लियंस की ऑक्यूपेंसी डिसाइड करेंगे तब हम फिर से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, N अपॉन V, मैंने कहा था N अपॉन V क्या है, डेंसिटी हो गई, यानी कि NP। सबसे पहले हम प्रोटॉन के बारे में बात करें तो N अपॉन V NP करें तो Z अपॉन V, यानी कि किसी भी न्यूक्लियस जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, Z होते हैं, और क्या हो V उसका क्या हो गया, आयतन हो गया। तो Z अपॉन V के बारे में बात करें तो Z अपॉन V की वैल्यू क्या थी, 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाता है अपने पास 3Z अपॉन 4 पाई r0 क्यूब इंटू ए। और इसी प्रकार से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन्स, तो क्या आ जाएगा N अपॉन V, और N की वैल्यू क्या हो जाती है, A माइनस Z अपॉन 4/3 पाई r0 का क्यूब इंटू ए। तो यहाँ पर 3 इंटू A माइनस Z अपॉन 4 पाई r0 का क्यूब इंटू ए आ जाता है। अब यहाँ पर हम इजी कंसेप्ट लेते हुए चर्चा करते हैं कि प्रोटॉनों के लिए फर्मी ऊर्जा स्तर क्या आएगा और न्यूट्रॉन के लिए फर्मी ऊर्जा स्तर क्या होगा। यदि मैं यह कह दूं कि मैं एक मॉडल मानता हूं जिसमें नाभिक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हैं, अर्थात नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n इक्वल टू Z बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, A/2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि एक ऐसे नाभिक को हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे नाभिक के लिए फर्मी ऊर्जा स्तर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के लिए निकालना चाहते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है, बराबर है। तो n इक्वल टू Z इक्वल टू क्या हो जाता है, A/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, तो A/2 होते ही 3/2 अपॉन 4 पाई r0 का क्यूब इंटू ए आ जाएगा, और यहाँ पर A/2 होते ही ये भी कितना आ जाएगा, 3/2 अपॉन 4 पाई r0 का क्यूब इंटू ए आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए क्या आएगी, सेम आएगी। A/2 होते ही क्या हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे को उससे ज़्यादा मतलब यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है इनमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये आती है 0.069 प्रति फर्मी क्यूब, 0.069 प्रति फर्मी क्यूब, यानी कि पर वॉल्यूम में बात कर रहे थे हम, पर वॉल्यूम में बात कर रहे थे फर्मी क्यूब। यानी कि ये डेंसिटी ऑफ द प्रोटॉन आती है और यही डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन आती है। क्यों आती है बराबर, क्योंकि हमने ये कहा है कि नाभिक ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, समान है। तो कुल डेंसिटी कितनी आ जाती है, n इक्वल टू NP प्लस NN इक्वल टू हो जाएगा 0.069 प्लस 0.069 को यदि हम ऐड कर देते हैं तो 0.138 प्रति फर्मी क्यूब यह प्राप्त होता है, 0.138
138 न्यूक्लियॉन प्रति फर्मी क्यूब, इतने न्यूक्लियॉन्स प्रति फर्मी क्यूब हमारे को प्राप्त होते हैं, डेंसिटी प्राप्त होती है। अब जो फर्मी ऊर्जा स्तर जो था अपना फर्मी ऊर्जा स्तर की हमने वैल्यू लिखी थी EF इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 2m 3 पाई स्क्वायर n अपॉन v की पावर 2/3। ये इसकी वैल्यू आ गई अपने पास, n अपॉन v की वैल्यू ये आ गई। और हम अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। 0.069 प्रति फर्मी न्यूक्लियॉन जो है या प्रोटॉन प्रति फर्मी क्यूब प्राप्त होता है। और यहाँ पर हम यदि यह मान रखकर, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, प्रोटॉन का मास हो गया एच कट यानी कि प्लैंक कांस्टेंट h अपॉन 2 पाई होता है, पाई कांस्टेंट है, तो इन सब का मान यदि हम प्राप्त लिखते हैं तो प्रोटॉन के लिए जो वैल्यू है वो 21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। और यही वैल्यू किसके लिए मिलेगी? न्यूट्रॉन के लिए मिलेगी, क्योंकि दोनों की डेंसिटी क्या है? समान है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए फर्मी ऊर्जा स्तर जो है उसकी वैल्यू जो है बराबर आती है, वो आती है 21 MeV, दोनों के लिए समान दोनों के लिए समान आती है। तो इस प्रकार का नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही समान संख्या में हैं, तो उसके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए फर्मी ऊर्जा स्तर का मान समान आता है। और यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक न्यूक्लियॉन जो घूम रहा है वह 21 MeV यानी कि 21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पोटेंशियल वेल में घूमता रहेगा। अब यहाँ पर टोटल यह तो हो गई फर्मी ऊर्जा हाईएस्ट ऑक्यूपाई। अब यहाँ पर मैं कह दूं कि टोटल एनर्जी कितनी होगी पोटेंशियल वेल की, तो E इक्वल टू EF प्लस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 21 प्लस 8 MeV तो कितना हो जाएगा 29 MeV, यानी कि इस प्रकार का नाभिक जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, तो उसमें प्रत्येक न्यूक्लियॉन 29 MeV यानी कि 29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के स्फेरिकल पोटेंशियल वेल में स्वतंत्र रूप से घूमता रहेगा। तो अब हमारे को इसके लिए पोटेंशियल वेल का एक मॉडल बना सकते हैं, जैसा कि फर्मी गैस मॉडल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि वास्तविकता में जैसे 20Ca40 यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए? बराबर हो गए। तो 20Ca40 जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो बराबर होते हैं। लेकिन वास्तविकता में जाएं तो वास्तविकता में जो भारी नाभिक हैं, भारी नाभिक जो हैं उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या वास्तविक भारी नाभिक ये तो एक आइडियल केस हो गया जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, यानी कि हल्के नाभिक हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे नाभिक भारी होता जाता है यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं वो प्रोटॉनों के बजाय ज़्यादा होते हैं। अब ज़्यादा क्यों होते हैं उसके बारे में तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये डिस्कस करूँगा कि वास्तविक भारी नाभिक होगा जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं यदि, तो फर्मी ऊर्जा स्तर का मान भी अलग अलग आएगा। तो इस अवस्था में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो है उनके कंपैरिजन में न्यूट्रॉन जो है उनके लिए पोटेंशियल वेल की जो लंबाई है, पोटेंशियल वेल की गहराई है वो ज़्यादा होती है। प्रोटॉनों के लिए पोटेंशियल वेल की गहराई है वो कम होती है, क्योंकि प्रोटॉनों पे कूलॉम प्रतिकर्षण बल भी लगता है। इसलिए जो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है उनके लिए पोटेंशियल वेल की गहराई कम हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर n ग्रेटर देन z होने के कारण से फर्मी एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी फॉर प्रोटॉन। फर्मी एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी फॉर प्रोटॉन।
तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फर्मी एनर्जी ज़्यादा होने के कारण से पोटेंशियल वेल की गहराई, यानी कि न्यूट्रॉनों के लिए पोटेंशियल वेल की गहराई प्रोटॉनों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पर अब एक मॉडल बनाते हैं। ये फर्मी एनर्जी लेवल हो, ये एनर्जी लेवल्स हो गए। अब ये एनर्जी लेवल हैं, तो अब देखिए यदि यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है स्पिन अप का, तो एक न्यूट्रॉन जो है स्पिन डाउन का होगा। यानी कि एक ऊर्जा स्तर में पाउली के नियमानुसार मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। मैंने ये भी कहा था कि पाउली के नियम को हम वापस चर्चा करेंगे। यहाँ पर यदि दूसरा न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पर दूसरा न्यूट्रॉन है वो स्पिन डाउन का होगा। यहाँ पर दूसरा एक न्यूट्रॉन स्पिन अप का है, तो दूसरा न्यूट्रॉन स्पिन डाउन का होगा। यहाँ पर यदि ये न्यूट्रॉन इस प्रकार से है, तो ये दूसरा न्यूट्रॉन स्पिन डाउन का होगा। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक ऊर्जा स्तर में यदि दो न्यूट्रॉन हैं, तो एक स्पिन अप का होगा, एक स्पिन डाउन होगा। यानी कि एक ऊर्जा स्तर में दोनों न्यूट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। अब ऐसा ही प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन भी स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो उसके लिए भी इसी प्रकार का नियम लागू होता है कि ये एक प्रोटॉन स्पिन अप है, तो दूसरा प्रोटॉन स्पिन डाउन होगा। एक प्रोटॉन स्पिन अप है, तो दूसरा प्रोटॉन स्पिन डाउन होगा। ये तो हो गए इधर, ये तो हो गए न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन। और ये केस कैसा है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि n इक्वल टू क्या है p, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, समान है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर ये न्यूट्रॉन हो गए, ये प्रोटॉन हो गए। तो इस मॉडल से आपको समझ में आ जाएगा कि फर्मी गैस मॉडल क्या कहता है। अब हम दूसरा केस करते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर n इक्वल टू पी भी कह सकते हैं, या फिर n इक्वल टू जेड भी कह सकते हैं। दूसरा मॉडल जो हम बात कर रहे थे कि वास्तविकता में भारी नाभिक जो हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से तेजी से बढ़ती है। ये न्यूट्रॉन हो गए, ये न्यूट्रॉन्स। ये क्या हो गए, प्रोटॉन। और ये कौन सी अवस्था है, जब n इज ग्रेटर देन क्या है, z। तो हम यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी कहा था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि ज़्यादा हैं तो उनके लिए पोटेंशियल वेल की गहराई भी ज़्यादा होगी। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं, दोनों को हम आराम से देख के ये कह सकते हैं कि दोनों मॉडल यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन समान है, और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा है।